हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 20 न्यूज़ को कवर किया गया है। इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे। इनसे रिलेटेड जो पिछले दिनों में जो न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में पैरेलल डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यूज़र ID और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अन्यथा आप सर्च कर लीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स। टेलीग्राम पर आपको लगभग 2000 की स्ट्रेंथ के आसपास स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने IBPS 2021 को क्लियर किया है और ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है। इसमें आप देख सकते हैं बैंकिंग इकोनॉमी एंड जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स में हाईएस्ट मार्क्स है 28.25। तो कैसे ये स्कोर किया और किन सोर्सेज को मैंने फॉलो किया, बस उसी के आधार पर उसी के अकॉर्डिंग ये सेशंस तैयार है। ये PDFs तैयार की जाती है। डेली बेसिस पे आप क्लासेस देखिए और एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 6 to 8 टाइम आप करंट अफेयर्स PDFs के थ्रू ज़रूर रिवाइज कीजिए और ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल प्लेटफॉर्म आपके लिए ये है। ये सभी सोर्सेज का कॉम्बिनेशन ये आप समझ लीजिए, आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट रिलैक्सेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर CRPF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फ्रॉम 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये रीज़न क्या है इस क्वालिफिकेशन को कम करने का CRPF कांस्टेबल के लिए? देखिए, मेन रीज़न है कि जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर लोगों में, यूथ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ट्राइबल एरियाज में क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम होती है। तो बस इसी के कारण कि CRPF कांस्टेबल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले 10th क्लास मांगा करते थे, अब वह 8th क्लास कर दी गई है। इससे क्या होगा कि लोगों में जॉब की रेट ज़्यादा होगी। जो 10 तक पढ़े लिखे नहीं है वो भी CRPF में अब ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में और छत्तीसगढ़ के भी 3 जिलों में इसे किया गया है। आप सिंपल इतना याद रखिए, अगर पूछा जाए कि CRPF के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके लिए क्वालिफिकेशन को कितना कम कर दिया, तो 8th क्लास तक कर दिया और सिर्फ किस राज्य के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए इसे किया गया है। ये आप याद रखिए। और बात करें इस CRPF की, तो CRPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जिसे हेड किया जाता है अमित शाह के द्वारा। और अमित शाह के पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि बिल्कुल नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। और डायरेक्टर जनरल है CRPF के कुलदीप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है। इतना आप याद रखिए। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लास्ट और 53rd, लास्ट नहीं कह सकते, मतलब लेटेस्ट टाइगर रिजर्व 53rd, क्योंकि टोटल अभी वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व्स है और इसमें से 53rd टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। लेकिन ये नेशनल पार्क था, उसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है और इसे अब, पहले नेशनल पार्क था, अब ये टाइगर रिजर्व हो गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इतना आप याद रखिए। और पहली बार पेंशन को जब बंद कर दिया गया था, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जिसने नई पेंशन स्कीम है उसको चालू किया है। ओल्ड पेंशन को हटा दिया गया, यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। राजस्थान ने भी इसमें अपने बजट में अनाउंस किया था, लेकिन जो अपेक्स बॉडी है पेंशन की, उसने इसे अलाउ नहीं किया है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने एक स्कीम और लॉन्च की थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री मितान योजना। और मुख्यमंत्री मितान योजना का मकसद था जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उन्हें डोर स्टेप यानी घर पर पहुंचाना। मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य ये था। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनका नाम है अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल योगा एंड न्यूरोपैथी कॉलेज इज कम अप टू इन सिक्किम अंडर आयुष इनिशिएटिव ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव जिसका नाम है आयुष इनिशिएटिव। और रिसेंटली आयुष इनिशिएटिव को कहाँ लॉन्च किया गया? सिक्किम में इसे लॉन्च किया गया। और सिक्किम में क्यों लॉन्च किया गया? सिक्किम में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल योगा एंड न्यूरोपैथी कॉलेज को ओपन करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। और इनका मकसद क्या है? देखिए, इनका मकसद है जो आयुर्वेदिक, योगा, न्यूरोपैथी, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस कॉलेज का इनॉग्रेशन किया गया है। यानी इस इनिशिएटिव को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इनॉग्रेशन किया गया। और इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया?
तो इसे सिक्किम में इनोग्रेट किया गया। और इसे इनोग्रेट किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि सर्बानंद सोनोवाल कौन है? आयुष मिनिस्टर है। इतना आप याद रखिए। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो मेडिसिन सिस्टम उसका नाम है सोवा रिगपा। सोवा रिगपा इसका मेडिसिन सिस्टम का नाम, ये याद रखिए। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ने रिसेंटली अपना स्टेटहुड डे मनाया है 16 मई को, और सिक्किम में 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया है। एक का नाम है सोरेंग और एक का नाम है पेकियांग। एक का नाम है पेकियोंग, पेकियांग। 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। इस हिसाब से टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने OBPA सिस्टम लॉन्च किया है, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लॉन्च किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पहला ऐसा राज्य बन गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग। इतना आप याद रखिए। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड संगीत कला निधि अवार्ड अनाउंस रिसेंटली। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि कार्नेटिक म्यूजिक का क्या मतलब हुआ? साउथ का क्लासिक म्यूजिक जिसे बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। और नॉर्थ इंडिया का जो क्लासिक म्यूजिक है उसका नाम है हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। तो ये 2 चीज़ें याद रखिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक। और कार्नेटिक म्यूजिक में सबसे हाईएस्ट अवार्ड का क्या नाम है? संगीत कला निधि। और संगीत कला निधि के अंतर्गत जितने भी अवार्ड्स आते हैं उनको रिसेंटली अनाउंस किया गया, और इसे अनाउंस किया गया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। और M.K. स्टालिन ने इन अवार्ड्स को अनाउंस किया था। हमारे लिए अवार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं बनते। हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनता है संगीत कला निधि कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। इसे रिसेंटली तमिलनाडु में प्रेजेंट किया गया M.K. स्टालिन के द्वारा। और ये जो अवार्ड थे ये 2019, 2020, 2021 और 2022 ये 4 सालों का कंबाइन करके दिया गया है। ये भी आप याद रखिए। और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू लॉन्च जन समर्थ क्या होता है? देखिए, जन मीन्स पीपल, समर्थ मीन्स कैपेबल, और वी कैन से एबल। सो जन समर्थ portal has been launched by government of India, a common portal to improve the ease of living। ease of living का मतलब होता है कि सुविधाओं को बढ़ावा देना और किसी भी चीज़ को आसानी से प्राप्त किया जा सके, किसी भी चीज़ को आसानी से अपने सामने प्रस्तुत हो जाए, यह होता है ईज़ ऑफ लिविंग। और ईज़ ऑफ लिविंग इसमें मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है, इसके अंतर्गत जितनी भी स्कीम्स आती है, योजनाएं आती है, उन योजनाएं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल हो जाए। जितनी भी अपडेट्स आते हैं वो सभी आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाए। बस इसी के रिगार्डिंग जन समर्थ को लॉन्च किया जा रहा है। अभी लॉन्च किया गया नहीं है, बस फुल प्लानिंग है इसको लॉन्च करने की। बस ये समझ लीजिए आप, तो लॉन्च हो गया जन समर्थ। तो इसमें लगभग 15 स्कीम्स को इंक्लूड किया गया। अभी फ़िलहाल 15 प्रकार की इसमें योजनाओं को शामिल किया गया है। इतना याद रखिए, जन समर्थ। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अमेंडमेंट्स इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक प्रकार का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये ऑनलाइन अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, तो वह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं। और इसमें बायर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन जो सेलर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन बायर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही होते हैं। और इसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। ये भी आप याद रखिए। अच्छा, अब इसमें अमेंडमेंट क्या किए गए? इसमें अमेंडमेंट ये किए गए हैं कि अब ना केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स भी इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से बाय कर सकते हैं। एक तो ये अमेंडमेंट किया गया है। दूसरा अमेंडमेंट इसमें यह है कि ई कॉन्करेंस मॉड्यूल इसमें लॉन्च किया गया। ई कॉन्करेंस मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसमें ऐड किया गया एक पोर्टल, एक चीज़ जिसका नाम है ई कॉन्करेंस मॉड्यूल। ये एक IT सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए हैं। रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन
सेवा ने इसके साथ एमओयू साइन किया था। और सेवा ने इसके साथ एमओयू इसलिए साइन किया था कि जो भी गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट क्या है, जो भी वुमेन द्वारा जो हैंडल की जाने वाली माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जितने भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो वुमेन्स के द्वारा चलाई जाती है और वुमेन के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना, उनका सेवा का ये कहना है कि उसे गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस पर सेल किया जाना चाहिए, और ताकि वुमेन्स को बढ़ावा मिले। बस इसी पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स के प्रोडक्ट्स भी इस पर सेल किए जाएंगे। ये भी आप याद रखिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके चेयरमैन सीईओ कौन है? सीईओ है प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत कुमार सिंह, ये भी इनका भी आप नाम याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है इंडियन कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। कंपनी का नाम है, इंडिया की है, मुंबई की है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस हैज साइंड द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लीज framed by the UNFCCE यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये एक जर्मनी यानी बॉन जर्मनी हेडक्वार्टर एक संस्था है जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करती है। ये तो हो गई UNFCCC की बात। अब ब्लू डार्ट एक्सप्रेस क्या है? ये एक है कोरियर डिलीवर करने वाली एक कंपनी है, और ये कहाँ की है? ये मुंबई की कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसने UNFCCC के साथ MOU साइन किया है, किसके रिगार्डिंग? क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक प्लीज़ है, इसी के रिगार्डिंग MOU साइन किया है, इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। और ये जो फ्रेमवर्क है इसका मकसद है कार्बन को तो न्यूट्रल करना और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बस टारगेट है कि नेट जीरो 2050 तक का जो नेट जीरो टारगेट रखा गया था पेरिस एग्रीमेंट में, बस इसी को अचीव करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक इनिशिएटिव है जिसे UNFCCC के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये UNFCCC ऐसी जो कई और कंपनीज़ को ऐड करती जा रही है ताकि सभी के सभी कार्बन न्यूट्रल हो सके। अब ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, अब इसके साथ MOU साइन हो गया, अब क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ साइन कर लिया। अब ये क्या करेगी? अब ये इसका फुल टारगेट रहेगा कार्बन को अपनी कंपनी में कार्बन को कम से कम उत्सर्जित करना। ठीक है, कार्बन को रोकने का काम करेगी अब ब्लू डार्ट एक्सप्रेस अपनी कंपनी में। इतना अब इसी MOU से इतना आप समझ लीजिए, और कुछ ज़्यादा खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। और UNFCCC वही कंपनी, वही ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का ऑर्गेनाइज करती है। और रिसेंटली COP 26 कहाँ आयोजित हुआ था? ये रिसेंटली आयोजित हुआ था ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड में है। और COP 27 कहाँ आयोजित हो रहा है 2022 में? तो वह आयोजित हो रहा है इजिप्ट में। इजिप्ट के भी किस शहर में? शर्म अल शेख शहर में ये आयोजित हो रहा है। क्या COP 28 कहाँ आयोजित होगा? COP 28 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा, ये आपको बताना है ये कहाँ आयोजित होगा, तो मैं बता देता हूँ, ये आयोजित होगा UAE में। UAE में ये आयोजित होगा, ये भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एज पर द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के द्वारा। और ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत ये आती है। और इसी ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, जिस रिपोर्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020। और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि 2020 में एक्सीडेंट्स का डिक्लाइन हुआ है, एक्सीडेंट्स में गिरावट आई है 18.46%। कितना परसेंट? 18.46%, यानी एक पॉजिटिव साइन है। इतने एक्सीडेंट्स की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। साथ में इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि डेथ का जो डेटा है वह भी डिक्रीज हुआ है। डेथ में भी 12.84% डिक्रीज हुई है 2020 में। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेथ्स में और एक्सीडेंट्स में गिरावट देखने को मिली है, और ये परसेंटेज आपको रटनी है। और अब अगर बात करें हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है, तो अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स की, तो केरला में सबसे कम एक्सीडेंट्स यानी जो डिक्लाइन हुआ है वह केरला में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। यानी केरला ने सबसे बेहतर काम किया है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। और तमिलनाडु ने डेथ्स के मामले में बेहतर काम किया है, यानी तमिलनाडु में डेथ्स का जो परसेंटेज है वह ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। यानी डेथ्स के मामले में तमिलनाडु ने बेहतर काम किया है और एक्सीडेंट के मामले में केरला ने बेहतर काम किया है। इतना डेटा आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं।
अगली न्यूज़ है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज द साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी SSR गाइडलाइंस। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहली बात तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और इसे हेड किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, यानी एक गाइडलाइन रिलीज की है। उस गाइडलाइन का नाम है साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस, यानी साइंटिफिक सोशल और रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप साइंटिफिक रिसर्च तो कीजिए, लेकिन इसके साथ सोसाइटी सोशल यानी लोगों का भी ध्यान रखिए। ये पर्पज है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस का। आप रिसर्च कीजिए, साइंस को मतलब साइंटिफिक रिसर्च कीजिए, लेकिन आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए साइंटिफिक रिसर्च कीजिए। ये पर्पज है इस गाइडलाइंस का और इसे रिलीज़ किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इतना आप याद रखिए। जितेंद्र सिंह की बात करें तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वह उधमपुर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र एंड RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि RTGS और NEFT पहले पोस्ट सेविंग अकाउंट्स के लिए उपलब्ध नहीं थी, बिल्कुल पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए नहीं थी, लेकिन अब ये अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स होल्डर्स के लिए भी RTGS NEFT सुविधा उपलब्ध है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना बनेगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए RTGS और NEFT दोनों सुविधाएं इसमें इंक्लूड कर दी गई है। और ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अब इस प्रश्न में हमारे लिए समझने वाली बातें क्या है? एक तो NEFT को समझने की ज़रूरत है और एक RTGS को समझने की ज़रूरत है। NEFT और RTGS में सबसे मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि NEFT में आपको पेमेंट पहुँचाने में लगभग आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा। आपने पे किया तो उसके 1 घंटे, 2 घंटा, डेढ़ आधा घंटा, 1 घंटा जो भी टाइम लगेगा वो उसमें लगेगा। लेकिन RTGS में क्या है कि ये रियल टाइम यानी इंस्टेंट पेमेंट है आपका। आपने पेमेंट डाला तुरंत अगले के पास पहुँच जाएगा। ये RTGS और ये है NEFT। अच्छा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसमें ना तो कोई मिनिमम लिमिट है ना कोई मैक्सिमम लिमिट है। आप 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप जितना आपके पास बैंक में बैलेंस है उतना भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन RTGS में एक छोटी सी कंडीशन है कि आप मिनिमम तो आपको 2 लाख रुपये डिपॉजिट करने ही होंगे। 2 लाख रुपये से कम आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये है RTGS की एक छोटी सी कंडीशन। बाकी दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, एज पर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स ऑन बैंक नोट्स। एक सर्वे है, उस सर्वे का नाम है कंज्यूमर्स ऑन बैंक नोट। और इस सर्वे ने यह कहा है कि लोगों ने 100 रुपये का नोट यूज़ करना ज़्यादा पसंद किया है और 5 रुपये का सिक्का यूज़ करना ज़्यादा पसंद किया है। नोट्स के मामले में 100 रुपये का नोट ज़्यादा यूज़ करना पसंद किया है और सिक्कों के मामले में 5 रुपये का सिक्का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पसंद किया है। ये कहना है RBI के सर्वे के द्वारा, यानी RBI के सर्वे का ये कहना है। और सर्वे का नाम है कंज्यूमर्स ऑन द बैंक नोट्स। इस सर्वे ने यह भी कहा है कि 2000 रुपये को कम से कम यूज़ किया गया और 1 रुपये के सिक्के को कम से कम यूज़ किया गया। बस ये याद रख लीजिए और कुछ खास आपको याद रखना है नहीं। साथ में अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बैंक नोट्स के जो डिमोनेशन है, इन पे किस किस की क्या छपी हुई है, कितनी क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ये बैंक में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि जैसे 100 रुपये के नोट पर किसकी इमेज छपी हुई है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल सारे नोट्स के याद रखिए। हो सकता है मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊँ। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस, जो कि SBI की 100% ओन सब्सिडरी है और ये एक प्राइवेट कंपनी में इंक्लूड होती है। और लॉन्चेज न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल। न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च करने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न है टू मेक हेल्थ केयर अवेलेबल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। इसका मतलब है कि अफोर्डेबल कॉस्ट में जितने भी रूरल, ग्रामीण, सेमी अर्बन, सेमी रूरल जितने भी एरियाज़ है उन एरियाज़ में हेल्थ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सके, हर व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचे। ये पर्पज़ है इस स्कीम का। और इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने और इसका नाम है न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा वो हमें याद रखना है। हमें याद रखना है
एग्जाम में प्रश्न होगा कि न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल किसने लॉन्च किया, तो आंसर बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस जनरल ने इसे लॉन्च किया है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, अभी रिसेंटली किस किस इंश्योरेंस कंपनी ने कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, एक बार उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अभी रिसेंटली टाटा AIA लाइफ ने एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पहला ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें आप अपने बोनस से प्रीमियम पे कर सकते हैं, और उसका नाम है स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। उसका नाम है स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है टाटा AIA लाइफ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। रिसेंटली LIC ने सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था, उसका नाम है बीमा रत्न किसके द्वारा लॉन्च किया गया, LIC के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे कि दुनिया का पहला मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया, दुनिया का पहला मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया, तो आंसर बनेगा एक्सा फ्रांस कंपनी ने लॉन्च किया है। एक्सा फ्रांस कंपनी ने लॉन्च किया, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि दुनिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया, पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस। ये रिसेंट की न्यूज़ है, ये रिसेंट की ही न्यूज़ है, तो आंसर बनेगा PNB मेटलाइफ ने। PNB मेटलाइफ ने दुनिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया था। क्या इतना क्लियर हुआ? अगला है कि रिसेंटली इंस्पीहर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया भारतीय एक्सा के द्वारा। एनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर यानी इंस्पीहर, ये इनिशिएटिव, ये कैंपेन है फाइनेंशियल लिटरेसी का, जो कि वुमेन्स को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कराने का कैंपेन है। और ये किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया, तो भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि पे एज यू ड्राइव ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, जितना आप पे करो, जितना आप कार चलाओगे उतना ही आप प्रीमियम का पेमेंट कीजिए, ये लॉन्च किया है HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कार ट्रेड टेक एक जो पुरानी जो सेकेंड हैंड कार्स होती है उनको सेल करने का काम करती है कार ट्रेड टेक। अब इसने किस बैंक के साथ MOU साइन किया, इसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ MOU साइन किया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ MOU साइन किया है कार ट्रेड टेक ने, और ये MOU साइन किया है जो यूज्ड कार होती है उन्हें फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना, ये मकसद है इस MOU का। देखिए, ये कंपनी क्या करेगी, पुरानी कार्स को सेल करेगी, ठीक है, एक सेकेंड, पुरानी कार्स को सेल करती है, और पुरानी कार्स को जो फाइनेंस करने का काम है वो कौन करेगा, IDFC फर्स्ट बैंक करेगा। बस इतना आप याद रखिए, और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। कार ट्रेड ये एक ओल्ड कार्स को, यूज्ड कार्स को सेल करने का काम करती है, ये भी आप याद रखिए। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी टैगलाइन क्या है, ऑलवेज यू फर्स्ट इसकी थीम है। और फर्स्ट से आप थीम क्या टैगलाइन है, फर्स्ट से आप इंटरलिंक कर सकते हैं, IDFC फर्स्ट की टैगलाइन में ही फर्स्ट आता है, ऐसे आप याद कर लीजिए। अगली न्यूज़ है द इंडियन इकोनॉमी ग्रू यानी GDP की ग्रोथ है 8.7% फाइनेंशियल ईयर 2022। आपको कोई प्रोजेक्शन याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं है याद करने की फाइनेंशियल ईयर 22 के, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल GDP ग्रोथ है वह आ चुकी है, और इसे रिलीज़ किसने किया है, इंडिया के NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये डेटा रिलीज़ किया है, और इसने कहा है कि भारत की GDP 8.7% रही है 2022 की, फाइनेंशियल 2022 की। अच्छा, अभी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बने कि Q4 की कितनी रही थी, Q4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022, तो ये रही है 4.1%। 4.1% याद कर लीजिए, 4.1% Q4 की, और कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की रही है कितनी, 8.7%। ये डेटा रिलीज़ किया है NSO का, NSO द्वारा, और NSO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये भी आप याद रखिए।
और उसमें क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं। आप ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा आएगा नहीं एग्जाम में, कि 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी -6.6 रही थी, -6.6 रही थी। और ये जो +8.7% पिछले 20 साल में नहीं रही थी, आज पहले 20 सालों में इतनी परसेंटेज ग्रोथ नहीं रही थी जो कि इस बार रही है। इसका रीज़न है कि माइनस से प्लस में आने का जो कारण है ना, उसकी वजह से 8.7 रही है। ये आगे वाले आने वाले सालों में रहने वाली नहीं है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, क्वाड हैज़ प्लान टू लॉन्च ए सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सर्विलियंस इनिशिएटिव। मैरीटाइम सर्विलियंस इनिशिएटिव यानी समुद्रों में सर्विलेंस किया जाएगा। इस सैटेलाइट का मकसद ये है, बस यही है इसका। और सर्विलेंस करके क्या जाएगा, इलीगल फिशिंग को रोका जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में इलीगल फिशिंग को रोका जाएगा, ये कहना है क्वाड का। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो क्वाड ने कहा है कि हम इलीगल फिशिंग को रोकेंगे, लेकिन इनका मकसद तो है ना, जो चाइना के द्वारा जो किया जा रहा है ना इंडो पैसिफिक में उल्टे सीधे काम, उन पर निगरानी रखना है। इस क्वाड का मकसद है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का। बाकी ये इलीगल फिशिंग तो इनका ऑफिशियल रूप से कहना है, बाकी चाइना पर नज़र रखना है। बिल्कुल रखेंगे भी यार, क्यों इतनी हुड़दंग मचा रखी है इंडो पैसिफिक रीजन में, हर कुछ उल्टे सीधे काम चाइना ही तो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर बनेगा क्वाड के द्वारा, और ये एक सैटेलाइट बेस्ड इनिशिएटिव है, ये भी आप याद रखिए। और क्वाड कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 देश आते हैं। और ये रिसेंटली पता है ना 25 मई को इनकी मीटिंग आयोजित हुई थी, और मैंने कल परसों भी इनका डिस्कशन किया था, लेकिन ये एक चीज़ छूट गई थी जिसे मैंने अब कवर कर लिया है। तो कोई भी चीज़ आपकी रहेगी नहीं, चाहे उस 2 दिन लेट हो जाए, 4 दिन लेट हो जाए, लेकिन आपको वह कवर जरूर कराई जाएगी, इससे आप नो फिक्र रहिए, ठीक है। और क्वाड की बात करें तो क्वाड शिंजो अबे का ही एक ब्रेन चाइल्ड है। शिंजो अबे जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और ये जो मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव है ये भी इन्हीं का ही ब्रेन चाइल्ड है। और इन्होंने 2007 में ये कहा था इसे लॉन्च किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अब जाकर इसे फाइनली लॉन्च किया गया है, याद रखिए इतना। और अच्छा, क्वाड 2022 को कौन होस्ट किया है, किसने होस्ट किया है। जो 2022 का 4th एडिशन है, इसे जापान ने होस्ट किया है रिसेंटली 25 मई को। लेकिन 5th एडिशन को कौन होस्ट करेगा, तो 5th एडिशन को होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया किस साल में इसे होस्ट करेगा, 2023 में इसे होस्ट करेगा। रिसेंटली क्वाड ने अपनी जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी जापान टोक्यो में, इसमें एक चीज़ को लॉन्च किया था, क्यू चैम्प को। एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। क्यू चैम्प को इसे लॉन्च किया था, और क्यू चैम्प का मतलब होता है, क्यू का मतलब तो क्वाड हो गया है, तो क्लाइमेट चेंज अडेप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज, ये एक पैकेज लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट। चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट यानी साइबर क्राइम से बचाने के लिए बच्चों को ये एक टूल किट लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया गया यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन इसे बनाया किसने है, इसे डेवलप किया है यूके का ही एक एनजीओ जिसका नाम है 5 राइट्स है। इसी ने इसे डेवलप किया है इस टूल किट को, और इसे लॉन्च किया है यूके की सरकार ने, और इसका नाम है चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट। यानी बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लाए जाएंगे इसके तहत, ताकि बच्चों को अवेयर किया जाए, उनके पेरेंट्स को अवेयर किया जाए, ये भी आप याद रखिए। यूके की बात करें तो यूके ने रिसेंटली दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट लॉन्च किया है। फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट कहाँ पर लॉन्च किया है यूके ने, अपने एक जगह है यूके में जिसका नाम है कोवेंट्री, COVENTRY, कोवेंट्री में इसे लॉन्च किया है, ये भी आप याद रखिए, दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट। अगली न्यूज़ है फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड्स टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEOs। इस लिस्ट का मकसद है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड CEOs कौन है। तो नंबर 1 पर आते हैं एलोन मस्क फाउंडर एंड CEO है किस के, टेस्ला एंड स्पेस एक्स के, और इस लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। सेकंड पोजीशन पर आते हैं टिम कुक, और ये टिम कुक CEO है एप्पल के CEO है टिम कुक, और एप्पल सेकंड लार्जेस्ट मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी है, और फर्स्ट अरेमको हो गई है जो कि सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है। सत्य नडेला ये हमारे इंडियन है, यानी इंडियन इस लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं, 7th नंबर पर आते हैं।
इंडियन है जो कि किसके सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है जिनका नाम है सत्य नडेला, और ये इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं और ये एकमात्र इंडियन ओरिजिन है जो इस लिस्ट में आते हैं। अगली न्यूज़ है गुजरात टाइटंस इज़ द विनर ऑफ द 15th एडिशन ऑफ टाटा आईपीएल। अब आप कहेंगे ये न्यूज़ हमें बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमने 5 दिन पहले ही जान ली थी। देखिए मेरा ये बताने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद वह बताने का है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कोई किस टीम ने 15th आईपीएल जीता है? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे आपने कहीं नहीं पढ़ा है। देखिए गुजरात टाइटंस जो कि न्यूली एड आईपीएल टीम है, ना केवल गुजरात बल्कि इसके साथ लखनऊ टीम ने भी इसमें ज्वाइन किया था, यानी टोटल 10 टीम्स ने ज्वाइन किया है आईपीएल। पहले 8 टीम्स के बीच होता था, अब ये 10 टीमों के बीच हुआ है। और ये किस एडिशन में हुआ है? 15th एडिशन में ये हुआ है, ऐसा कि 2 टीमों को ऐड किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटन के कैप्टन है हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या ने ही इसे जीत दिलाई है, यानी यही कैप्टन है तो इन्होंने जीत दिलाई है। और गुजरात टाइटन के जो कोच है, हेड कोच, वह हैं आशीष नेहरा। और आशीष नेहरा पहले ऐसे इंडियन कोच बन गए हैं जिन्होंने एक आईपीएल जीता है, पहला आईपीएल जीता है, ऐसे पहले इंडियन हेड कोच बन गए हैं। इतना आपको कन याद हुआ। और जिस टीम ने आईपीएल को जीता है, यानी जो आईपीएल जीतती है, उसे 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, यानी गुजरात टाइटंस को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं जी। इस गुजरात टाइटन की जो स्पॉन्सर कंपनी है, काफ़ी कंपनीज है लेकिन मेजर स्पॉन्सर कंपनी है एथर मेजर स्पॉन्सर कंपनी है गुजरात टाइटंस की, ये भी आप याद रखिए। ये एक एनर्जी कंपनी है, इसने इसे स्पॉन्सर किया है। बाकी बात अगर आईपीएल की करें तो आईपीएल को स्पॉन्सर किया है टाटा ने इसे स्पॉन्सर किया है। गुजरात टाइटन जिसे 130 रन का टारगेट दिया था राजस्थान रॉयल्स ने, लेकिन 131 रन बनाकर 18.1 ओवर में इन्होंने जीत हासिल की और 7 विकेट से इन्होंने जीत हासिल की। यानी एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि यानी जो हारने वाली जो आईपीएल टीम है वह कौन सी है, तो आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स। और ये जो फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित है। इतना आप याद रखिए। और आगे और बात करते हैं आईपीएल की। तो इसमें रिसेंटली जो आईपीएल होस्ट हुआ 2022 वाला, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया, पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न आपसे है कि ऑरेंज कैप किसने जीता, सेकंड प्रश्न। थर्ड प्रश्न है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे अवार्ड दिया गया, और फोर्थ है कि पर्पल कैप किसने जीती। तो हार्दिक पांड्या यानी गुजरात टाइटंस के ही कैप्टन, इन्हें तो दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, ठीक है, फाइनल के लिए। ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया, जोस बटलर को। और जोस बटलर जो कि इंग्लैंड से आते हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। 2 चीज़ें कन्फर्म हुई। तीसरी चीज़ है पर्पल कैप किसने जीती, तो यजुवेंद्र चहल, जिसे हम चहल के नाम से जानते हैं, चहल ने जीती है पर्पल कैप। और ये भी राजस्थान रॉयल्स से ही बिलोंग करते हैं। तो यानी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का दबदबा रहा है 2022 आईपीएल में। 6 स्टेडियम्स में आयोजित हुआ था, कुछ खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। आईपीएल की खुद की बात करें तो आईपीएल 2008 में इसे लॉन्च किया गया था, पहली बार 2008 में एडिशन हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की थी। और इसे आईपीएल को लाने वाली जो पर्सनैलिटी उनका नाम है ललित मोदी, इन्होंने ही आईपीएल को इंडिया में लाया था। और ये इस साल का 15th एडिशन है, जिसमें 10 टीम्स ने पार्टिसिपेशन लिया था। दो नई ऐड हुई, उनका नाम है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। और मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली एकमात्र आईपीएल टीम है जिसने अब तक 5 टाइटल जीत लिए हैं। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हॉकी एशिया कप। मेंस हॉकी एशिया कप रिसेंटली होस्ट हो चुका है और उसे होस्ट करने वाली कंट्री, उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में ये आयोजित हुआ मेंस हॉकी एशिया कप। और इसे जीता किसने है, तो जीता है साउथ कोरिया ने, यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है, साउथ कोरिया ने। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, मलेशिया ने, यानी साउथ कोरिया ने मलेशिया को हराया है और इन्होंने जीता है सिल्वर। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने किसको हराया है, जापान को इंडिया ने हराया है। इस हिसाब से इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, ये भी आप याद रखिए। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये बनेगी कि इंडिया के कैप्टन कौन थे। इंडिया के कैप्टन है बीरेंद्र लाखड़ा, ये है इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन। हालांकि परमानेंट कैप्टन नहीं है, ये सिर्फ इसी एशिया कप के लिए बनाए गए कैप्टन है। बाकी मनप्रीत सिंह परमानेंट कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के, ये भी आप याद रखिए। और
बस इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं, बस ये याद रखिए सिल्वर मॉडल साउथ कोरिया ने गोल्ड जीता है, मलेशिया ने सिल्वर जीता है, और ये 11th एडिशन था जिसे होस्ट किया है इंडोनेशिया ने। और अगर हम बात करें 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, FIH का, अरे भाई इंडिया ही होस्ट करेगा इसे, इंडिया ही होस्ट करेगा 2023 का वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप इंडिया ही होस्ट करेगा, और ये 15th एडिशन रहेगा जिसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और ये एशिया कप तो मेंस का है, वुमेंस का क्या है, होस्ट हो चुका है, बिल्कुल 2022 का वुमेंस का होस्ट हो चुका है, और इसे होस्ट करने वाली कंट्री है ओमान। ओमान के मस्कट में यह आयोजित हुआ था, और इसे जीता किसने था, जापान ने इसे जीता था। बस इतना सा आप याद रखिए। और इंडियन टीम में सविता कैप्टन थी, जबकि जो रामपाल है वह हमेशा टीम की कैप्टन रहती है, लेकिन इस बार इस एशिया कप में सविता को अपॉइंट किया गया था, ये याद रखिए। और रिसेंटली ही इंडिया इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन ने रैंकिंग रिलीज़ की है, और उस रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक रही है मेंस और वुमेंस में, तो वुमेंस में इंडिया की रैंक रही है 6th और मेंस की रैंक रही है 4th। और टॉप किसने किया है वुमेंस में, टॉप किया है नीदरलैंड ने, और मेंस सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया ने इसे टॉप किया है। ये बिल्कुल आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है थाईलैंड इज होस्टिंग 2022 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट APEC। जो APEC है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी जो समिट्स है इसे 2022 की जितनी भी होगी उसे कौन होस्ट करेगा, थाईलैंड इसे होस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। और इस APEC में कौन सी कंट्रीज़ मेंबर है, तो पैसिफिक रिम में जितनी भी कंट्रीज आती है वो सब इसकी मेंबर है, और इसमें 21 मेंबर 21 कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन कर लिया है। यानी एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इन शॉर्ट APEC में कितनी कंट्रीज मेंबर है, तो हमारा आंसर होगा 21 इसमें मेंबर्स है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिए। थाईलैंड इंपॉर्टेंट होगा, थाईलैंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थाईलैंड 2025 का साउथ ईस्ट, कौन सा, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होस्ट करने जा रहा है 2025 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। अच्छा, 2022 वाले किसने होस्ट किए अभी रिसेंटली, वियतनाम ने होस्ट किए हैं, ये भी आप याद रखिए। लास्ट प्रश्न है SL थाउसेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बनेंगे, आप फोटो में देख सकते हैं, यही है SL थाउसेन। और SL थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं, बिल्कुल याद रखिए। तो ये था आज का सेशन 5 जून का। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 6 जून की में, तब तक के लिए गुड बाय।